गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं क्लास 10 के चतुर्थ अध्याय यानी सूखी ढाली, चौथे अध्याय सूखी डाली एकांकी में से शुरुआत करूँगी। एकांकी का 1, 2, 3 चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर क्लास 9 में आप लोगों के हो चुके हैं। तो आज अध्याय 4 सूखी डाली से मैं शुरू करूँगी। सूखी डाली यह उपेंद्र नाथ अस्क जी की लिखी हुई एक एकांकी है, जो कि एक सामाजिक धारा के ऊपर, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर आधारित है। सर्वप्रथम हम उपेंद्र नाथ अस्क जी का परिचय, लेखक परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम कहानी पर जाएंगे। तो बच्चों, उपेंद्र नाथ अस्क, उनका लेखक परिचय, किसी भी लेखक के बारे में जानना आईसीएसई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक परिचय आप लोग का लिखने के लिए आ सकता है। तो हम लेखक परिचय को ज़रूर बहुत ध्यान से जानेंगे। उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म जो है वो पंजाब के जालंधर में 14 दिसंबर 1910 में हुआ था। उनका जन्म पंजाब में ज़रूर हुआ था, परंतु उन्होंने लाहौर में अपनी पढ़ाई पूरी की। लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक विद्यालय में उन्हें अध्यापन के कार्य भी मिल चुका था। 1933 यानी 1933 में साप्ताहिक भूचाल प्रकाशन आरंभ कर लेखन का क्षेत्र का पदार्पण किया। मतलब उन्होंने 1933 में एक अपना लेखन क्षेत्र वो खोल चुके थे, उनका पदार्पण कर चुके थे। प्रारंभ में उन्होंने उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया। मतलब उन्होंने पहले हिंदी में नहीं लिखा, वे उर्दू में लिखना प्रारंभ किए, फिर वे बाद में हिंदी जगत में गए। उर्दू में लिखे कुछ, जैसे जादुई की शाम का, या गीत, नवरत्न, औरत की फितरत, ऐसे बहुत सारे संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके थे। अस्क जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अध्यापन, पत्रकारिता, वकालत, रंगमंच, रेडियो, प्रकाशन और स्वतंत्र लेखन क्रिया के सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक व्यापक अनुभव हासिल किया था। मतलब वो काफ़ी ऐसे नहीं कि सिर्फ एक क्षेत्र को लेके आगे चल रहे थे, उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में अपना व्यापक ख्याति प्राप्त कर रखी थी। इन्होंने एकांकी लेखन के साथ साथ नाटक, उपन्यास, संस्मरण और उनकी कई कहानियाँ भी लिखी। इनके प्रसिद्ध रचनाएं सितारे आपके बुक में भी कुछ दिए हुए हैं। उसके अलावा मैं कुछ बोलूँगी, जैसे खेल, गर्म राख, एक नन्ही कंदील, नाशूर, पैंतरे, तूफान से पहले, चरवाहे, शहर में घूमता आईना आदि हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए वर्ष 1972 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इनके देहांत को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, जो कि 19 जनवरी 1996, मतलब 19 जनवरी 1996 में इनका देहांत हो गया था। तो बच्चों, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का थोड़ा सा परिचय था। इसके अलावे अब हम आएंगे इस सूखी डाली कहानी के पात्र परिचय पे। बच्चों, मैंने एक सूखी डाली कहानी का मैंने जो किरदार है उनको लेकर एक चार्ट तैयार किया है, जो शायद आप लोग को याद रखने में बहुत सुविधा होगी। पात्र परिचय में सर्वप्रथम आते हैं दादा मूलराज, जो कि परिवार के मुखिया हैं, सबसे वयस्क सदस्य हैं, सबसे बूढ़े सदस्य हैं इस परिवार के। उनके अलावे हैं कर्मचंद, जो कि मझला बेटा है, परेश है सबसे छोटा पोता, इंदु है पोती, जो कि प्राइमरी शिक्षा प्राप्त है, मतलब सिर्फ 10वीं तक वो पढ़ी है। प्रमुख किरदार यहाँ बेला है, जो कि परेश की पत्नी और छोटी बहू है। पूरी कहानी इस चरित्र के इर्द गिर्द ही आपको घूमती हुई नजर आएगी। इसके अलावे छोटी भाभी, जो कि इंदु की माँ है, बेला की सास। इसके अलावे और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं और भी बहुत सारे चरित्र हैं, जैसे बड़ा बेटा, जो कि
महायुद्ध में शहीद हो गया था। उनकी पत्नी, बड़ी भाभी, वाइफ थी उनकी, बड़ी बहू हैं जो कि बड़ी भाभी की डॉटर इन लॉ हैं। इसके अलावे मझला बेटा है जिनका नाम करमचंद मैंने पहले ही बताया, उनकी पत्नी है मझली भाभी और उनकी बेटे की बहू है मझली बहू। छोटा बेटा है और जो कि छोटा बेटा या उनकी भाभी भी है, छोटी भाभी, छोटे बेटे की पत्नी, और उसी छोटी भाभी के 2 बच्चे हैं, परेश और इंदु, और परेश की पत्नी है बेला। तो ये सारे आपने पढ़ा और मैंने यहाँ पर लिख के आपको चार्ट दिया हुआ है। अगर आप इसको अपने कॉपी पर उतार लेंगे तो आपको सुविधा यह होगी कि आप भूलेंगे नहीं, आपको ये याद रहेगा। अब हम पहले पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ के क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। पाठ बहुत बड़ा है, आप लोगों को सबको पता है कि एकांकी का जो पाठ होता है वो बहुत लंबे लंबे जाते हैं, लेकिन मैं छोटे में आपको इस कहानी को सुनाने की कोशिश करूँगी, इस एकांकी को बताने की कोशिश करूँगी और उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर दूँगी। सूखी डाली। शीर्षक एकांकी एक ऐसे संयुक्त परिवार की कथा है जिसमें मुखिया की सूझबूझ व परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य से परिवार के द्वारा परिवार को जोड़े रखने का चित्रांकन किया गया है। मुखिया बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने परिवार को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक संयुक्त परिवार की क्या अहमियत होती है। उन्हें जॉइंट फैमिली का वैल्यू बहुत अच्छे से पता है और वे इसीलिए अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं। परिवार के मुखिया जो हैं वे दादा मूलराज, जिनकी आयु थी 72 वर्ष। वे अपने पोते पोतियों से भरे हुए परिवार में अपना पूरा अधिकार रखते हैं। 1914 के युद्ध में उनके बड़े बेटे का देहांत हो गया था और सरकार ने उन्हें 1 मुरब्बा ज़मीन दिया था। 1 मुरब्बा मतलब 25 एकड़। उन्होंने अपनी मेहनत, अपने साहस, अपनी दूरदर्शिता से 1 मुरब्बा को 10 में बदल दिया और आज वे 10 मुरब्बे ज़मीन के मालिक हैं। समाज में उनका काफ़ी रुतबा है। घर के साथ साथ वे समाज में भी अपने एक बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। एकांकी के शुरुआत में बच्चों हम देखते हैं कि इंदु जो है वो गुस्से में आती है और बड़ी बहू के पूछने पर वह बताती है कि छोटी बहू ने उनकी नौकरानी जो थी घर की, रजवा, उसे काम से निकाल दिया है। उसका मानना है कि न तो रजवा को काम करने का सलीका पता है और न ही घर वालों को रजवा से काम कराने का। छोटी बहू अपने आगे सबको मूर्ख और गंवार समझती है और समझे भी क्यों ना, क्योंकि वे उस घर की इकलौती ग्रेजुएट बहू है। उस घर में छोटी बहू के जितना पढ़ा लिखा सिर्फ उसका पति है जो कि एक नायाब तहसीलदार है और सब उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वे अपना थोड़ा रुआब झाड़ती है। उन्हें अपने मायके का बहुत घमंड है। रजवा भी छोटी बहू का काम करने से इनकार कर देती है। रजवा को जब वो निकालती है या रजवा के साथ जब छोटी बहू इस तरह का व्यवहार करती है तो रजवा को भी ये व्यवहार पसंद नहीं आता है, तो वे भी छोटी बहू के काम करने से इनकार कर देती है। तभी मझली बहू बताती है कि छोटी बहू हमें ही नहीं, अपने पति को भी कुछ कम नहीं समझती। पड़ेस के लाख समझाने पर भी वे अपने कमरे के सारे फर्नीचर सड़ा गला और पुराना बताकर कमरे से बाहर फेंक देती है। तभी मझली बहू बड़ा मज़ा लेते हुए ये कहती है कि अरे हम लोगों को तो जाने दीजिए, पड़ेस तो पढ़ा लिखा है, वो तो अपने आगे पड़ेस को भी कुछ नहीं समझती। वो क्या करती है, अब उसके कमरे में जितना भी पुराना फर्नीचर था सबको सड़ा गला बताकर, पुराना हो गया है बताकर कमरे से बाहर फेंक देती है। पड़ेस की वहाँ एक भी ना चली। तब इंदु कहती है उसकी तो सिर्फ जवान चलती है, हाथ नहीं। अब इंदु के पड़ेस जो है इंदु का भाई है, तो इंदु अपने भाई पर थोड़ा अधिकार दिखाकर ये कहती है, मतलब इंदु के यहाँ कहने का अर्थ था कि भाभी के इस उदंड व्यवहार का उपयुक्त दंड मिलना चाहिए था, परंतु भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा।
दादाजी के कुछ कपड़े धोने के लिए दिए हुए नई बहू को दिए हुए हैं, जो कि वो नहीं धोती है। तो इंदु मुंह झटक के वहाँ से गुसल खाने की तरफ चली जाती है, जहाँ पे वे लोग, उस घर की जितनी भी औरतें हैं, वो गुसल खाने में कपड़े धोया करती थी। छोटी भाभी इंदु से वे कपड़े धोने के लिए कहती हैं। इस तरह महिलाएं छोटी बहू की हंसी भी उड़ाती है। मझले बेटे कर्मचंद से पैर दबाते हुए दादाजी बच्चों द्वारा बरगद की टूटी डाली का आंगन में रोपता देख, एक बार डाली टूट जाने से चाहे वह कितनी भी बार उस पर लगाया जाए, फिर से वह डाली गाछ से नहीं जुड़ पाता, यह बतलाते हैं। मतलब वे अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर जो भी डाली गाछ से एक बार टूट के अलग हो जाती है, वह दोबारा चाह के भी गाछ से जोड़ा नहीं जा सकता, यही प्रकृति का नियम है। तभी कर्मचंद जो हैं, यानी उनके कौन थे, मझले बेटे, उन्होंने दादाजी को ये बताया कि छोटी बहू अपने मायके का बहुत घमंड है और शायद उसका यह व्यवहार इस कुटुंब से, इस बरगद के पेड़ से एक डाली को काटकर अलग कर दे। सुशिक्षित होने के कारण वह अब घर के सदस्यों को घृणा की दृष्टि से देखती है। वह यहाँ खुश नहीं है, वह पड़ेस के साथ अलग रहना चाहती है। कर्मचंद का यह बात सुनते दादाजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला, क्या बात कह रहे हो? पड़ेस ने तो कभी हमसे इस बारे में बात नहीं किया। थोड़ी देर सोचने के बाद तब दादाजी कहते हैं, बड़प्पन बाहरी वस्तु का नहीं, वरन मन का होना चाहिए। यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिलेगा तो अलग होने की बात वह नहीं सोचेगी। दादाजी कर्मचंद को ये समझाते हैं कि हम घृणा के बदले अगर घृणा बांटते फिरे तो किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है, बल्कि अगर हम घृणा के बदले प्रेम पूर्वक उससे बात करें तो शायद इस समस्या का हल हो सकता है। वे कर्मचंद से यह बात करने के बाद, जब वो बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे पड़ेस का प्रवेश होता है। दादाजी पड़ेस से कहते हैं, तुम्हारे ताऊ को नए फैशन की जानकारी नहीं है, अतः तुम छोटी बहू से बाजार ले जाकर उसके पसंद की चीज़ें दिला दो। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो नई नवेली आई है, आज के जनरेशन की लड़की है, तो शायद उसे कुछ नया, कुछ हटकर चाहिए, इसीलिए ऐसा कुछ कर रही है। तो सीधे वे पड़ेस से ही बोलते हैं कि तुम ही ले जाकर उसे नए सारे सामान दिलवा दो। वह अपने पिता की इकलौती संतान है, अतः भीड़ भाड़ से घबराती होगी। हम सब मिलकर उसका मन लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब पड़ेस उन्हें बताता है कि घर की सभी महिलाएं छोटी बहू से शिकायत करती है, उन्हें अच्छा नहीं समझती है, उनका मजाक उड़ाती है, हंसी उड़ाती है, उसका आलोचना करती है, उसे आदेश देती है, तो वह इसीलिए इन सब चीज़ों में अपने आप को आसानी से ढल नहीं पा रही है और वह परिवार से अलग होना चाहती है। दादाजी समस्या का हल शीघ्र निकालने के लिए पड़ेस को आश्वासन देते हैं। जब दादाजी को पूरी बात मालूम चलती है पड़ेस से, तो दादाजी पड़ेस को यह आश्वासन देते हैं कि पड़ेस, मैं इसका हल अवश्य ही बहुत जल्द निकाल लूँगा। समस्या को हल करने के लिए दादाजी छोटी बहू के अलावे घर के सभी सदस्यों को समझाते हैं कि मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ। सबको पहले बुलाते हैं अपने घर में, रजवा को भेजकर कि चलो जितने भी सदस्य हैं घर के, सबको बुला लाओ। और सबको बुलाकर वे समझाते हैं कि मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। छोटी बहू एक बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, वहाँ सबसे आदर पाती थी, लेकिन यहाँ छोटी बहू होने के कारण उसे हर एक का आदेश मानना पड़ता है, उसका व्यक्तित्व दबा सा रह जाता है। दादाजी सबको समझाते हैं कि घर के, चूँकि वो सबसे अमीर घर की एकलौती ही बेटी थी, तो घर में सबसे पढ़ी लिखी भी थी, तो सबसे आदर पाती थी, पर यहाँ वो छोटी बहू बनकर आई है इस घर में, तो सबसे उसे आदेश सुनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पर दब के रह जाता है।
छोटी बहू के अक्ल में हमें सबसे बड़ी है। मतलब दादाजी उनको समझाते हैं कि छोटी बहू की जो अक्ल है वो हम सब में सबसे बड़ी है। कहीं ना कहीं दादाजी अपने कुटुंब को यह समझाना चाहते थे कि कुछ बातें अगर हम मान ले तो उसमें हमें कोई हर्ज नहीं होता। छोटा या बड़ा कोई उम्र से नहीं होता, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और तजुर्बे से होता है। हम अपने घरों में बड़ों को बड़ों जैसा सम्मान देते हैं, क्योंकि तजुर्बे के साथ उन्हें उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने मिलता है और उनके सीखे हुए ज्ञान हमारे अनुसार ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम अपने बड़ों को सम्मान देते हैं। पर यही ज्ञान, यही तजुर्बा, यही बुद्धि किसी छोटे में भी तो संभव है। इसीलिए दादाजी सबको समझाते हैं कि बेला, भले ही हम सबसे छोटी है, हमारी छोटी बहू बनकर आई है, परंतु बुद्धि में, डिग्री में, अक्ल में वो हमसे ज़्यादा बड़ी है। हमें उसकी बुद्धि और योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए मेरी इच्छा है कि यहाँ भी उसे उचित आदर सत्कार मिले, उसका कहना माने। सभी कोई, आप लोग उसका कहना माने, उसका काम भी आपस में बांट ले। दादाजी यह चाहते थे कि बेला का काम सभी कोई आपस में कर ले। बीच में इंदु एक दो बार दादाजी को टोकने की कोशिश करती है, पर दादाजी को यह पसंद नहीं आता है। वे इंदु को इशारे से चुप होने के लिए बोलते हैं और वे सबको काम आपस में बांट लेने के लिए कहते हैं। दादाजी इस विषय में इंदु वह मझली बहू को रुकने के लिए कहकर सबको जाने के लिए आज्ञा देते हैं और सबके प्रस्थान होते ही वे मझली बहू और इंदु से खास तौर पे सावधानी बरतने के लिए बोलते हैं। उन्हें समझाते हैं कि किसी का मजाक बनाना, किसी की खिल्ली उड़ाना यह अच्छी बात नहीं है। और इंदु को कहते हैं वो तुमसे उम्र में भी बड़ी हैं, उनसे सीखने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो तुम उनसे सीखा करो, ना कि उनका मजाक उड़ाया करो। अब यहाँ पे दादाजी का यह दृश्य समाप्त होता है। दूसरे दृश्य में बेला बरामदे में पुस्तक हाथ में लेकर घर वालों के बदले व्यवहार से परेशान होकर बड़बड़ा रही होती है। अब बेला की परेशानी देखिए बच्चों। अब तक वो घर वालों के आचरण से परेशान थी कि घर वाले उससे ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, उसके व्यक्तित्व को दबा के रखते हैं, बात बात पे उसे आदेश देते हैं। अब जब सभी घर वालों के व्यवहार में एक अमूल्य परिवर्तन आ चुका था, इंदु अभी भी परेशान थी, यह सोचकर कि अचानक से ये घर वाले इतने बदल क्यों गए और कैसे। तभी उसके साथ छोटी भाभी आकर बेला को पुराने फर्नीचर बाहर निकाल फेंकने की प्रशंसा करते हुए रजवा को माफ़ करने का फरमाइश करती है। छोटी भाभी यानी उसकी सास, वो वहाँ आती है, उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हुए उसको धन्यवाद कहती है कि अच्छा ही किया तुमने जो पुराने फर्नीचर बाहर फेंककर नए मंगवा लिए। काफ़ी दिन के, काफ़ी पुराने हो चुके थे, इस घर को एक नया सजावट दिया। परंतु इन सब बातों में वो रजवा को काम से न निकालने का फरमाइश करती है। वे छोटी बहू को अच्छे से समझाती है कि रजवा जो है वो उसकी काफ़ी पुरानी नौकरानी है और बहुत विश्वास पात्र है और वो अपने बचपन से इस घर में पली बड़ी है, तो उसे ना निकाले, उससे काम सिखाने के लिए वो जो कुछ भी बोलेगी रजवा जो है वो काम को अवश्य सीख जाएगी। उनके जाने पर बड़ी बहू, वह मझली भाभी, रजवा की जगह उसकी बहू को रखने का प्रस्ताव बेला के सामने रखती है। जैसे ही वहाँ से छोटी भाभी का प्रस्थान होता है तो मझली भाभी आकर और बड़ी बहू दोनों बेला को यह समझाती है कि आप अगर रजवा को निकालना चाहती हैं तो आप रजवा को निकाल सकती है। रजवा तो बहुत पुरानी हो गई है, वो बैकडेटेड है, उसकी बहू को आप रखिए। वो आजकल की लड़की है, उसे आजकल के तौर तरीके आते हैं, वो आजकल की सारे साजो सामान से परिचित है, वो ज़रूर आपके मन के अनुसार आपके घर को सह सकेंगी। परंतु यहाँ पे बेला जो है बहुत आश्चर्यचकित होकर बोलती है कि हम आप सभी से छोटे हैं, मैं आपसे उम्र में काफ़ी छोटी हूँ और रिश्ते में भी, फिर आप लोग मुझे आप कह के क्यों बात कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे मझली भाभी जवाब देती है, तुम हमसे बुद्धि और तजुर्बे दोनों में बड़ी हो, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी जगह आप कहना ही उचित रहेगा।
ताकि बेला को कोई परेशानी न हो तथा वहाँ बैठकर बेला के समय बर्बाद न हो, तो वे जल्दी जल्दी बात कर कर वहाँ से चले जाना चाहती है, जिससे बेला रुआसी होकर चुप रह जाती है। वे काफ़ी परेशान हो उठती है उन सभी की इन बातों को सुनकर। इसी प्रकार घर की अन्य महिलाएं मजली बहू की बात सुनकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी बेला को आता देख सभी शांत हो जाते हैं। अब बेला को और बुरा लगता है। उसे लगता है कि वो जहाँ जहाँ जाती हैं उसे देखकर लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आपस में बात करना भी नहीं चाहते, रुक जाते हैं। सब अपने स्थान पर उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। उसके द्वारा अत्यधिक आदर सत्कार जो सभी उससे देते हैं, ये बेला को बहुत परेशान करने लगता है और वह उठकर अपने कमरे में चली जाती है तथा परेश को भी घर वालों के इस बदले हुए व्यवहार के विषय में बताते हुए कहती है कि कोई मुझे किसी काम में हाथ नहीं लगाने देता, कोई मुझे अधिक समय बात नहीं करता, सब लोग मुझसे आप कहकर बात करते हैं, मुझे इतनी इज्जत देते हैं जैसे मैं कोई अलग हूँ, मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। वे बहुत परेशान होकर परेश को सब बात बताती है। तब परेश कहता है, तुम भी तो यही चाहती थी ना, फिर क्या परेशानी है। बेला इस असमंजस स्थिति में सिसकने लगती है। उसे बैठकर वो कुर्सी में यह सोचने लगती है कि हाँ, सच में मैं भी तो यही चाहती थी। जब वे लोग मेरा आदर नहीं करते थे तब मैं चाहती थी कि वे लोग मेरा आदर करें। जब वे लोग मुझसे उतने तवज्जो नहीं देते थे तो मैं चाहती थी कि वे लोग मुझे तवज्जो दें, इम्पोर्टेंट दें। लेकिन आज जब वे लोग सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो सोच विचार में पड़ जाती है। उसे भी बहुत आश्चर्य लगता है और तभी ही वहाँ इंदु का प्रवेश होता है। इंदु बेला से कहती है, भाभी अगर आपके कोई कपड़े हैं तो आप दे दीजिए, मैं गुसल खाने में जाके उसे खींच लाऊं। तो वो कहती है, नहीं नहीं इंदु, गुसल खाने में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, दादाजी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और चल मैं भी खींचना चाहती हूँ। तो इंदु से कहती है, आप काम करेंगी? नहीं नहीं, आप काम नहीं कर सकती भाभी, आप पढ़िए, आप किताबों में रहिए, आपका काम मैं कर दूँगी, मैं हूँ ना छोटी इस घर में ये सब कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे इंदु बेला को जब ऐसे समझाती है तो बेला रोने लगती है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। तब इंदु उससे पूछती है, भाभी आप रो क्यों रही है। बेला बताती है कि आप लोग सबको ही मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हो, ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं कोई पराई हूँ, मुझे अपनापन सा एहसास नहीं हो रहा है। सभी मुझसे इतना दूर दूर रहने लगे हैं, सभी मुझसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते। जब मैं आप लोगों के बातों में जाती हूँ आप लोग सब चुप हो जाते हो, मुझे देखकर ही सब खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले मुझे बैठने के लिए आसन देते हैं, जिससे मुझे बहुत ही परायापन का एहसास हो रहा है। इंदु बहुत आश्चर्यचकित होकर कहती है, परंतु भाभी भैया ने यह शिकायत तो दादाजी से करी थी कि जब हम लोग पहले आपसे जिस तरह के व्यवहार करते थे उससे आपको परायापन का एहसास होता था और आज आप इन व्यवहारों से भी परायापन का एहसास कर रही है। इसीलिए दादाजी ने सबको बुलाकर बोला था आपके साथ ऐसे व्यवहार करने, आपको तजब्बू देने, आपको सम्मान देने। तब बेला को सारी बातें समझ में आता है कि उसके साथ सभी का यह परिवर्तित व्यवहार क्यों है। उसे बहुत आश्चर्य लगता है कि अच्छा, परेश यानी उसके पति जाके उसके लिए दादाजी से ये सारी बातें कहे थे, पर उसे बुरा भी लगता है। वो चाहती है कि वो सबके बीच घुल मिल के रहे। वो इंदु को बोलती है, चल छोड़, जो हुआ अब से तुम लोग मुझे अपना ही समझो और चलो मैं तुम्हारे साथ कपड़े खींचने चलती हूँ। और इंदु और बेला दोनों गुसलखाने में कपड़े खींचने लगते हैं। तभी उधर से दादाजी का प्रवेश होता है। दादा मूलराज जब प्रवेश करते तो इंदु घबरा कर उठ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि बेला को कपड़ा खींचता देख दादाजी बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। इसीलिए वे अपना सर नीचे करके दादाजी के सामने खड़ी हो जाती है। दादाजी कहते हैं उनको, इंदु मैंने मना किया था ना कि छोटी बहू से काम मत करवाना। तभी बेला जवाब देती है, दादाजी मुझे पता है आप मेरे साजो सामान के लिए, आप मेरे आदर के लिए, सम्मान के लिए सभी से जो बात कहे हैं, लेकिन जिस प्रकार अगर कोई डाली बरगद के पेड़ से टूट कर अलग हो जाए तो फिर वह जुट नहीं सकता, उसी प्रकार अगर कोई डाली आपके बरगद के पेड़ पे लगे लगे सूख जाए तो क्या वह पुनर्जीवित हो सकता है।
मुझे इस डाली में हरा भरा रहने दीजिए, मुझे इस डाली का सदस्य बने रहने दीजिए, अपनापन पाने दीजिए, मुझे सूखी डाली मत होने दीजिए। तो बच्चों, यह था सूखी डाली का सारांश बोल सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं। आपकी सूखी डाली कहानी मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की। सूखी डाली के जितने भी पात्र हैं उसका एक कैरेक्टर ट्री बनाकर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करी हूँ। आप लोगों को शायद इससे कुछ मदद मिले पात्रों को, सारे चरित्रों को याद रखने के लिए। अब जब ये एकांकी खत्म हो ही चुका है, एकांकीकार का परिचय हम लोग पा ही चुके हैं, तो बात करूँगी थोड़े से प्रश्न उत्तर के बारे में। प्रश्न उत्तर में मैंने कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और कुछ सारांश देने की कोशिश की हूँ। चूँकि ये मैं रिकॉर्ड करके और प्रोजेक्ट की तरह तैयार करके दे रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिख पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा करके प्रश्नों के उत्तर का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा मुद्दा किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, उतना देने की कोशिश की हूँ। इसके अलावा जब स्कूल खुलेंगे तो मैं और ज़्यादा आप लोग को मटेरियल दूंगी, और ज़्यादा आप लोग को इसके नोट्स मिलेंगे। और सभी को अभी तक इतना पता है 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरे, कि एक एक चैप्टर में प्रश्न का कोई भी अंत नहीं है। हम लोग एक एक पंक्ति से, एक दो स्टैंजा से 4-5 प्रश्न बना लेते हैं। तो फिर ये तो बहुत छोटा सा ही आप लोग को, बहुत कम सा आप लोग को दिया गया है यहाँ पर मैंने कोशिश किया है आप लोग इन सभी को पढ़ेंगे, इन सभी को याद करेंगे और अपने कॉपी पर लिख लेंगे। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप एक जो आप लोग की एकांकी का जो नोटबुक है, जो कॉपी है, उस पर आप लोग इस चैप्टर के साथ ये सब कुछ लिखना प्रारंभ करें। लिख लेने के पश्चात आप इन्हें याद करें घर पे बैठकर, और जब स्कूल खुलेगा तो मैं हर एक चैप्टर से और भी प्रश्न लिखाने की कोशिश करूँगी, और भी किस प्रकार से ICSE में एग्ज़ाम में और भी प्रश्न आते हैं वो मैं कोशिश करूँगी। फ़िलहाल बस इतना ही आप लोग को मटेरियल दिया गया है। ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव, मतलब ये मैंने सिर्फ 3-4 ऑब्जेक्टिव बना के दिखाया है बच्चों, कि इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। चूँकि अभी लॉकडाउन के दौरान हमारे पढ़ाई की बहुत क्षति हो रही है, हम घर पे बैठ के वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकते जो हम स्कूल में जाके या ट्यूशन में जाके हम लोग अर्जित करते हैं। तो इस जो एक माध्यम से दूर दूर से हम लोग जितना भी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या ले पा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि इस बार ICSE अपना क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा सिलेबस में भी कुछ में भी कटौती करे। अभी कुछ ये सब कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सोचा मैंने, तो मैंने इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आज तक मैंने कभी भी आप लोग को नहीं दिया था, मैं हमेशा सब्जेक्टिव ही कराती थी, ऑब्जेक्टिव टाइप पे नहीं जाती थी, और अभी तक कभी भी ICSE में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए भी नहीं हैं। तो फिर भी मैंने ये किया, इस पैटर्न से भी हो सकता है कि दिया जाए, या फिर मैं आप लोग को हो सकता है कि यूनिट टेस्ट के जो कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो उसमें दे दूं। तो आप लोग इसको भी थोड़ा देख लेना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और उसमें आपको एक को सही चुनना है, जिसके लिए पूरी कहानी आपको जाननी जरूरी है। साथ ही ये थोड़ी सी लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब छोटे में, संक्षेप में जो जिन प्रश्नों का हम लोग उत्तर दे सकते हैं, वो प्रश्न मैंने थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया है, 1-2। और ये अंत में है सूखी डाली एकांकी का सारांश। बच्चों, आप लोग सभी को पता है कि मैम सारांश जो है वो बहुत बड़ा बड़ा लिखाती है। अकॉर्डिंग टू माय लैंग्वेज ये बहुत छोटा सा है, लेकिन छोटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में मैं आपको बहुत लेंदी कुछ नहीं दे सकती, और हाथ में लिख कर जो फ़ोटो खींच कर या कुछ ऐसा पेस्ट करना मुझे सही नहीं लगा। तो ये मैंने थोड़ा सा जो भी है जानकारी देने का कोशिश किया यहाँ पर। अगर इसके अलावे आपको पता है कि मैं सारांश को कैसे लेंदी करती हूँ, आप 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, और 10 के भी आपने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। 10वीं के आप लोगों ने 3 एकांकी के चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं, तो आपको पता है कि मेरा आंसर कितना बड़ा होता है, सारांश कैसा होता है। और इसके
बावजूद अगर आपको लगता है कि मैं इसका सारांश एकांकिका सार और चरित्र चित्रण, ये सभी जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं जिसके, वो सभी स्कूल खुलने के बाद मैं अवश्य लिखाऊंगी आपके वर्ग में आकर। तब तक के लिए इसे ही करने का प्रयास करें। धन्यवाद।